तो आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद सुलझने में अभी बहुत लंबा समय लग सकता है। आप में से जो लोग ये उम्मीद करे बैठे थे कि ये बहुत जल्द सुलझ जाएगा, कुछ हफ्तों की बात है या कुछ महीनों की बात है, तो आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो संकेत हमें मिल रहे हैं उससे ये लगता है कि ये मामला अभी बहुत आगे तक जाएगा, ये लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है। इसलिए आप अपनी तैयारी अच्छी तरह से ठीक से करके रखिए। यानी दोनों देशों की सेनाएं अभी काफी समय तक ऐसे ही एक दूसरे के आमने सामने तैनात रहेंगी और हो सकता है कि सर्दियों से पहले इस विवाद का कोई हल ना निकले, या हो सकता है उससे भी ज्यादा। कल यानी 30 जून को भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बैठक हुई थी। यह बैठक भारत की तरफ स्थित चुशूल में हुई थी, जो करीब 12 घंटे तक चली। सोचिए, यह बैठक 12 घंटे तक चली है। यह कोर कमांडर स्तर के बीच हुई तीसरी बैठक थी और इससे पहले 22 जून और 6 जून को भी दोनों सेनाओं के बीच बातचीत हुई थी इसी तरीके से। 6 जून की बैठक में यह तय हुआ था कि एलएसी पर तनाव को दूर करने के लिए दोनों सेनाएं पीछे हटेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चीन ने धोखा दिया। लेकिन बैठकों के दौर के बावजूद तनाव कम होने की बजाय बढ़ता चला गया और सूत्रों के मुताबिक 30 जून को हुई बैठक में सैनिकों को पीछे हटाने पर सहमति तो बनी है, लेकिन इस प्रक्रिया में अभी और बहुत वक्त लगेगा। सूत्रों ने हमें बताया है कि एलएसी पर सेनाओं को पीछे हटाने की प्रक्रिया बहुत जटिल है और ऐसे में अटकलों वाली और अपुष्ट रिपोर्ट से बचने की जरूरत है। हम जो आपको बता रहे हैं ये विश्वस्त सूत्रों के आधार पर रिपोर्ट्स हैं और हम कभी भी इस मामले में आपको ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जो अपुष्ट हो। सूत्रों ने बताया कि बैठक में दोनों देशों की सेनाएं इस बात पर सहमत हो गई हैं कि एलएसी पर तनाव घटाने के लिए सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर कई और बैठकों की जरूरत है। यानी अभी और बहुत बातचीत की जाएगी। यानी स्थितियां ऐसी नहीं लग रही कि भारत और चीन की सेना जल्द ही अपनी अपनी पुरानी पोजीशन पर लौटे या इस पोजीशन से पीछे हटे, और इस स्थिति के सामान्य होते होते ये साल तो लगभग पूरा बीत ही जाएगा। तो आप इसको ऐसे समझिए कि ये जो साल है आपका 2020 का साल, ये 2 सीज का साल है। एक सी कोरोना और दूसरा सी चीन। इन दोनों सीज ने मिलकर इस पूरे साल को एक तरीके से आपसे छीन लिया है। भारत ने चीन को पहले ही संदेश दे दिया था कि भारत दोस्ती निभाना जानता है तो आंखों में आंखें डालकर बात करना भी जानता है, और चीन ने सब पहली बार इसका अनुभव किया है। चीन को यह सीधी बात अगर समझ में नहीं आई थी तो उसे अब भारत के एक के बाद एक फैसलों से यह बात समझ में आ चुकी होगी। भारत ने 59 चाइनीज ऐप्स बैन करके चीन पर पहले ही एक डिजिटल स्ट्राइक की है और आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को एक और बड़ा संदेश दिया है। और इस बार यह संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने चीन की जनता के बीच दिया है, खुलेआम दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के वीबो पर अपना अकाउंट अब छोड़ दिया है। आपको वीबो के बारे में हम बता देते हैं। आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों को वीबो के बारे में ना पता हो, तो आप इसे ऐसे जानिए कि वीबो चीन का अपना स्वदेशी ट्विटर है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में अपना अकाउंट बनाया था। उस वक्त वो प्रधानमंत्री के तौर पर चीन के पहले दौरे पर गए थे और चीन के साथ अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए और चीन की जनता को एक जेस्चर के तौर पर दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए उन्होंने वीवो पर अपना अकाउंट खोला, जो कि चाइनीज ट्विटर की तरह आप मान लीजिए उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। और उस वीवो पर प्रधानमंत्री मौजूद थे। अभी तक वीवो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब 2.5 लाख फॉलोअर्स थे, लेकिन चीन के साथ सीमा पर टकराव के बीच अब वीवो डिप्लोमेसी का भी अंत हो गया है। वीवो पर अपने इस अकाउंट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की भाषा में संदेश दिया करते थे। प्रधानमंत्री मोदी वीवो पर हर वर्ष 15 जून को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को उनके जन्मदिन पर बधाई संदेश देते थे, लेकिन हमने उस दिन भी आपको बताया था इस बार 15 जून को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को उनके जन्मदिन की बधाई नहीं दी थी। उस वक्त बहुत सारे लोगों ने इसे नोट नहीं किया था, लेकिन हमने आपको उस दिन भी बताया था। तो 15 जून को ही प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया था, वरना इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी हर साल शी जिनपिंग के जन्मदिन पर उन्हें हमेशा बधाई देते थे, लेकिन इस बार नहीं दी। और अब वीबो से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हट गए हैं तो इसे आप चीन के बहिष्कार का सबसे बड़ा संदेश समझिए।
कहने को तो हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो आज भी भारत का मजाक उड़ा रहे हैं, जो आज भी चीन के टीम में खेल रहे हैं, जो आज भी ये कह रहे हैं कि इन ऐप्स को बैन करके क्या होने वाला है, जो आज भी ये कह रहे हैं, जो उकसा रहे हैं भारत को कि नहीं आप सीधे युद्ध में जाइए और खून खराबा कीजिए। ये सारे वो लोग हैं जो अपनी राजनीति की दुकानदारी यहाँ चलाना चाहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कुछ विपक्षी नेता ऐसे हैं जो लगातार, बाहर निकलना तो उनका बंद है, लेकिन अपने घरों में बैठकर लगातार ट्विटर पर या सोशल मीडिया अकाउंट पर वो हर रोज कोई ना कोई संदेश, कोई ना कोई वीडियो डालते रहते हैं जिसमें एक तरीके से भारत सरकार का मजाक उड़ाया जाता है और चीन का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की जाती है। लेकिन आज ये सारे लोग जब डीएनए देखेंगे, जो हम आज आपको और बताने वाले हैं, इन सब लोगों का दिल टूट जाएगा। बताया जा रहा है कि जिस दिन भारत ने 59 चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था, उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी के वीबो अकाउंट छोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी। लेकिन वीबो में किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति को अपना अकाउंट डिलीट करने के लिए चीन की सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है और यह प्रक्रिया बहुत जटिल होती है, यानी आसानी से इसकी मंजूरी नहीं मिलती। अब आप सोचिए चीन कैसा देश है कि वहां पर अगर आपको वीबो का अपना अकाउंट डिलीट करना है, वीबो का अकाउंट छोड़ना है, उसके लिए भी सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती है। इसलिए पहले प्रधानमंत्री मोदी के अकाउंट से उनसे जुड़ी जानकारी हटा ली गई और फिर उनका प्रोफाइल फोटो बाद में हटा। फिर एक एक करके इस अकाउंट की से जो पोस्ट की गई थी उन्हें डिलीट किया गया। 115 पोस्ट में 113 पोस्ट हटा लिए गए। सिर्फ 2 पोस्ट बचे थे जो इसलिए डिलीट नहीं हो पाए कि इनमें प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ फोटो थी और चीन में राष्ट्रपति के साथ खींची गई फोटो को डिलीट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन बाद में ये दोनों पोस्ट भी हटा लिए गए। तो सोचिए चीन किस तरह का देश है। आप वहां अपना सोशल मीडिया अकाउंट, अगर कोई वीआईपी अकाउंट है तो उसे आप डिलीट नहीं कर सकते, उसके लिए सरकार की अनुमति चाहिए। और अगर शी जिनपिंग के साथ आपकी फोटो है तो उसे भी आप डिलीट नहीं कर सकते। चीन एक बड़ा ही अजीब देश है और जो लोग भारत जैसे देश में रहते हैं और लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, उन्हें चीन के बारे में कभी सोचना चाहिए कि चीन कैसा देश है। लेकिन अब आप ये सोचिए कि चीन ऐसा देश है जहां सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने से लेकर उसे डिलीट करने तक सरकार की मंजूरी के बिना कुछ नहीं हो सकता। यहां तो आप जब चाहे डिलीट कर सकते हैं, जब चाहे नया अकाउंट बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात, अपने सोशल मीडिया हैंडल पर आप जब चाहे जो चाहे लिख सकते हैं। जो चीन अपनी कंपनियों के ऐप्स पर लगे प्रतिबंध पर भारत को उपदेश दे रहा है, उस चीन को अपने ही देश का हाल दिखाई नहीं देता। और आप ये सब तो जानते ही होंगे कि चीन में ट्विटर और गूगल जैसे जो ऐप्स हैं ये पहले से ही प्रतिबंधित हैं। तो हम आपको पहले दिन से ये बात बता रहे हैं कि ये लड़ाई अब 2 देशों के बीच नहीं बचेगी। ये लड़ाई ग्लोबल होगी, ये लड़ाई दूसरे देशों तक भी जाएगी और इसे पूरी दुनिया लड़ने वाली है। ये लड़ाई अंतर्राष्ट्रीय लड़ाई है और अच्छी बात यह है, बड़ी बात यह है कि इस लड़ाई में भारत के साथ लगातार अमेरिका खड़ा हुआ है और अमेरिका आपको हर जगह, हर फैसले में भारत के साथ दिखाई दे रहा है। ये भारत के लिए एक अच्छी बात है, शुभ संकेत है। जब 59 चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का फैसला हुआ था, उस वक्त ही हमने कहा था कि ये चीन को बहुत बड़ा संदेश है और ये बात दूर तक जाएगी। सीमा पर 2 महीने से टकराव के बीच आज चीन को आर्थिक चोट देने वाले 2 और बड़े फैसले हुए हैं। पहला बड़ा फैसला ये कि भारत अपने हाईवे प्रोजेक्ट्स में अब चीन की कंपनियों को कोई काम नहीं देगा। यानी भारत में जो हाईवे के प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि बहुत हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, अब उनमें चीन की कंपनियों को एंट्री नहीं मिलेगी। दूसरा बड़ा फैसला यह हुआ है कि संचार मंत्रालय ने सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल के 4G अपग्रेडेशन टेंडर को रद्द कर दिया है। नया टेंडर अगले 2 हफ्ते में जारी होगा और इस नए टेंडर में उन चाइनीज कंपनीज को बाहर रखा जाएगा जो चाइनीज कंपनियां नेटवर्क अपग्रेडेशन के लिए उपकरण बनाती हैं। यानी ये 2 बड़े जो क्षेत्र हैं भारत में, संचार और हाईवेज, इन दोनों से चीन की कंपनियां बाहर हो गई। एक के बाद एक हर रोज भारत की सरकार चीन को यह संदेश दे रही है कड़े शब्दों में कि चीन जो कुछ कर रहा है गलत है और इस बार भारत चुप नहीं बैठेगा। सबसे पहले उस फैसले के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं जो फैसला हाईवे प्रोजेक्ट्स को लेकर हुआ है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज ये कहा है
कि भारत हाईवे प्रोजेक्ट्स में चाइनीज कंपनियों को हिस्सा लेने की मंजूरी नहीं देगा। सिर्फ यही नहीं, अगर कोई चाइनीज कंपनी भारत की किसी कंपनी के साथ मिलकर कोई जॉइंट वेंचर भी बनाती है और सड़क निर्माण के किसी कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करना चाहती है तो उसकी इजाजत भी अब भारत नहीं देगा। सड़क परिवहन मंत्रालय बहुत जल्द ही एक नई नीति बनाएगा जिसमें चाइनीज कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने वाले नियम होंगे और देसी कंपनियों के लिए नियमों में रियायत दी जाएगी, जिससे बड़े प्रोजेक्ट्स में भी हमारे देश की अपनी स्वदेशी कंपनियों को ज्यादा मौके मिले। भारत अब यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में चाइनीज कंपनियों को कोई हिस्सेदारी न मिले। विदेशी निवेश का तो स्वागत किया जाएगा, लेकिन चीन के निवेश के लिए हर तरफ से दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। और आपको यह ध्यान रखना होगा कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में चाइनीज कंपनियों की बहुत दिलचस्पी रही है। हाईवे हो या रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में वर्ष 2020 तक चीन ने करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी चीन की कई बड़ी कंपनियां भारत को एक बहुत बड़े बाजार की तरह देखती हैं। इन कंपनियों की लिस्ट हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर इस समय दिखा रहे हैं, लेकिन अब चीन के लिए संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। तो चीन की ये नो एंट्री है। इसका मतलब यही है कि अगर चीन की दादागिरी चलती रहेगी तो उसे हर तरफ से करारा जवाब मिलेगा, फिर चाहे वो बॉर्डर पर हो या फिर व्यापार में हो। और 2 जगह तो हमने आपको बता दिया कि बॉर्डर पर हम जवाब दे रहे हैं, हमारी भारतीय सेना जवाब दे रही है, बाजार में नई नई नीतियां बनाकर हमारी सरकार जवाब दे रही है, और घर से चीन को कैसे निकालना है वो आपको तय करना है। उसका जवाब भारत के 137 करोड़ लोग खुद देंगे, स्वेच्छा से, स्वदेशी को अपनाकर। इसलिए यह जॉइंट वेंचर है, भारतीय सेना, भारत सरकार और भारत के लोग। जब कुछ ऐप्स पर प्रतिबंध से ही चीन परेशान हो गया है तो सोचिए अब चीन का हाल क्या होगा जब भारत व्यापार के मामले में एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहा है। भारत ने यह भी साफ किया है कि देश के छोटे उद्योगों की क्षमता बढ़ाने के लिए वो दूसरे देशों के निवेशकों से तकनीक और रिसर्च पर सहयोग तो लेगा, लेकिन चीन के निवेशकों को इस क्षेत्र से भी भारत अब दूर रखेगा। यानी चीन के लिए धीरे 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 अब हर जगह, हर क्षेत्र में नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया है। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि पिछले वर्ष प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 2024 तक 100 लाख करोड़ रुपए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए जाएंगे। 100 लाख करोड़ रुपए। अब आप सोचिए कि इतना बड़ा बाजार है, खासतौर पर विदेशी निवेशकों के लिए, जिसमें अब चीन के रास्ते बंद हो चुके हैं। सीमा पर चीन ने जो किया है उसका जवाब अब तक भारत ने आर्थिक तौर पर कैसे दिया है, एक बार हम आपको रिवाइज करा देते हैं। रेलवे और टेलीकॉम के क्षेत्र में चीन की कंपनियों का व्यापार छीन लेने वाले फैसले हुए हैं। जैसे सरकारी टेलीकॉम कंपनियों को पहले ही कह दिया गया कि वो नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए चाइनीज कंपनियों से उपकरण न खरीदें। देश की प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को भी कह दिया गया था कि वो चाइनीज कंपनियों पर निर्भरता कम करें। रेलवे के कई प्रोजेक्ट्स में सिग्नलिंग सिस्टम्स और अंडरग्राउंड कॉरिडोर बनाने के लिए कई बड़ी चाइनीज कंपनियों को मिले कॉन्ट्रैक्ट्स की समीक्षा करके इन्हें रद्द करने के फैसले या संकेत मिल चुके हैं। जैसे दिल्ली और मेरठ के बीच रैपिड रेल प्रोजेक्ट के अंडरग्राउंड हिस्से को बनाने के लिए चीन की कंपनी शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी को करीब 1150 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। इसके अलावा सरकार ने अपने ई मार्केट प्लेस यानी जीईएम के लिए नया नियम बना दिया, जिसमें किसी भी विक्रेता को ई मार्केट प्लेस पर सामान बेचने के लिए उस सामान का कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना होगा। इस फैसले का असर यह होगा कि जो लोग चीन से सामान आयात करते थे और इससे सरकार के ई मार्केट प्लेस पर बेचते थे, वो लोग हतोत्साहित होंगे और इससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। और इससे पहले आपको याद होगा कि जब चीन की कंपनियां दुनिया भर में आर्थिक अतिक्रमण कर रही थीं और कोरोना वायरस के दौर में कमजोर हो चुकी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रही थीं, होस्टाइल टेक ओवर करने की कोशिश कर रही थीं, तो इसे देखकर भारत ने एफडीआई के अपने नियमों में भी बदलाव किया था। इसमें फैसला हुआ था कि भारत के साथ जिन देशों का बॉर्डर है, उन देशों की किसी भी कंपनी और व्यक्ति को भारत के किसी भी क्षेत्र में निवेश करने से पहले सरकार की मंजूरी लेनी होगी। यह फैसला भी उस वक्त चीन को बहुत परेशान कर रहा था और चाइनीज ऐप्स पर बैन का फैसला भी अब चीन को चुभ रहा है। चीन क्यों परेशान है, इसकी एक और बड़ी वजह है जो आज हम आपको बताएंगे। देखिए वो बड़ी वजह क्या है, जिसके बारे में चीन खुद को भविष्य के ग्लोबल टेक्नोलॉजी पावर के तौर पर देखता है।
लेकिन भारत का ये छोटा सा कदम ही चीन के सपने को चूर चूर कर सकता है। अगर सिर्फ व्यापार के नजरिए से देखें तो भारत के फैसले से सबसे ज्यादा टिकटॉक की चाइनीज कंपनी बाइट डांस प्रभावित हुई है, जो टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है, जिसके लिए भारत सबसे बड़ा बाजार है। टिकटॉक के 20 करोड़ यूजर्स भारत में थे और इस ऐप के कुल डाउनलोड्स का 30% भारत से ही था। पिछले वर्ष जब टिकटॉक पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा, उसे करीब 4 करोड़ रुपए प्रतिदिन का नुकसान हो रहा था। चीन का डर यही है कि कहीं दुनिया उसके खिलाफ भारत के मॉडल पर न चलने लगे, और हमने आपको पहले दिन से यह बात बताई है कि अगर भारत ने ऐसा कर दिया तो बाकी के देश भी ऐसा कर सकते हैं। भारत ने बाकी के पूरी दुनिया को ये एक आइडिया दे दिया है कि चीन को कैसे हराना है, क्योंकि अगर ऐसा होने लगा तो फिर चीन के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। भारत ने 59 चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है, तो अमेरिका में भी चीन की कंपनी हुआवे टेक्नोलॉजीज और ZTE कॉरपोरेशन को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक खतरा घोषित कर दिया गया है। चीन की ये कंपनियां टेलीकॉम क्षेत्र की बहुत बड़ी कंपनियां हैं, जिनका अमेरिका सहित पूरी दुनिया में बहुत प्रभाव है। पूरी दुनिया को ये कंपनियां टेलीकॉम उपकरण मुहैया कराती हैं, और यही कंपनियां दुनिया भर के देशों में नेक्स्ट जनरेशन 5G नेटवर्क्स बनाने में जुटी हैं। लेकिन इन पर पहले से ही अमेरिका से लेकर यूरोप तक पिछले कई वर्षों में गंभीर सवाल उठे हैं। इन कंपनियों पर आरोप है कि ये चीन की सरकार और वहां की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी की बहुत करीबी कंपनियां हैं और दुनिया भर के देशों से जानकारियां चुराकर या हासिल करके चीन की कम्युनिस्ट पार्टी तक पहुंचाती हैं। चीन में बने कानून के तहत ऐसी सारी कंपनियों को उनके यूजर से जुटाई गई हर जानकारी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और वहां की सरकार के साथ शेयर करनी पड़ती है। ये इन चाइनीज कंपनियों की कानूनी बाध्यता है, इनकी मजबूरी है, इन्हें ऐसा करना ही होगा। अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन ने हुआवे और ZTE के बारे में कहा है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से इन कंपनियों के जिस तरह के संबंध हैं, उसे देखते हुए अमेरिकी सरकार को आगाह किया जा रहा है और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अमेरिका के संचार नेटवर्क में कमियों का फायदा उठा सकती है। अमेरिका में यह भी कहा जा रहा है कि चीन हुआवे के उपकरणों का इस्तेमाल जासूसी के लिए भी कर सकता है। अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन के इस फैसले का मतलब यह है कि अब अमेरिका की छोटी कंपनियां उन उपकरणों के लिए सरकारी सब्सिडी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी जो उपकरण हुआवे और ZTE से उन्हें सस्ती कीमत पर मिलते थे। एक अनुमान के मुताबिक हुआवे और ZTE पर प्रतिबंध लगने से टेलीकॉम उपकरणों की लागत और खर्च 30% तक बढ़ जाएगा, खासतौर पर जब पूरी दुनिया 5G सर्विस के लिए नेटवर्क तैयार कर रही है। यह तो अमेरिका की बात हुई। भारत में भी करीब 75% टेलीकॉम उपकरण ZTE और हुआवे से ही आते हैं, और यह भी भारत के लिए और आप लोगों के लिए भी बहुत बड़ी चिंता की बात है। सरकारी टेलीकॉम कंपनियों के साथ प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां भी भारत में हुआवे पर निर्भर हैं। एयरटेल हो या फिर वोडाफोन, इनके 30 से 40% उपकरण हुआवे से ही आते हैं। अब चीन से टकराव के बीच भारत ने चीन की इन कंपनियों पर निर्भरता कम करने की बात की है। भारत में 5G नेटवर्क ट्रायल में हुआवे को भी हिस्सा लेना है, लेकिन जिस तरीके से अब स्थितियां बदली हैं, उसमें सवाल यह है कि क्या भारत आगे और भी बड़े और कड़े फैसले कर सकता है? क्या अब हुआवे जैसी कंपनियों को भी भारत से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा? चीन इस समय विस्तारवाद के नशे में चूर है, और उसका एक ताजा उदाहरण सैटेलाइट से हासिल हुई कुछ नई तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें लद्दाख के पेंगोंग झील के पास फिंगर इलाके की हैं। चीन ने फिंगर 4 और फिंगर 5 के बीच बड़े बड़े अक्षरों में मैंडरिन भाषा में चीन शब्द लिख दिया है, और साथ ही इस जगह पर चीन का नक्शा भी बना दिया गया है। मैंडरिन में चीन के प्रतीक और इन नक्शों को जितने इलाके में बनाया गया है, वो करीब 81 मीटर लंबा और 25 मीटर चौड़ा है। ये आप देखिए, अगर यहां आप देख पाए तो ये चीन का नक्शा उन्होंने बनाया है जमीन पर ही, और दूसरी जगह अगर आप देखेंगे तो मैंडरिन भाषा में चीन लिखा हुआ है। तो जो एक सर्कल आप देख रहे हैं उसमें चीन का नक्शा बना दिया गया है, और दूसरी सर्कल में जो आप देख रहे हैं वहां मैंडरिन भाषा में, यानी चीन की अपनी भाषा में लिखा हुआ है चीन। जब भी कोई हवाई जहाज यहां से गुजरेगा या कोई सैटेलाइट भी अगर ऊपर से जाएगा, ये इतने विशाल साइज में इसको बनाया गया है कि सैटेलाइट से भी ये नक्शा और ये शब्द दिखाई देंगे। इसका मतलब यह है कि चीन ने यहां ये सारी बातें लिखकर
ये बताने की कोशिश की है कि अगर आप सैटेलाइट पिक्चर्स भी अगर लेंगे तो ऊपर से भी लोगों को ये समझ में आ जाए कि ये चीन का इलाका है। अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप कि फिंगर 4 और फिंगर 5 के बीच कैसे ये देखिए, ये नक्शे के जरिए अब हम आपको बता रहे हैं कि फिंगर्स जिसको कहते हैं, ये भारत की एलएसी आपको दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ आपको चीन की एलएसी दिखाई दे रही है, और ये फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक आपको दिखाई देंगे। और बगल में है पेंगोंग झील, जहां पर इस समय यहां पर भी दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। और जो जगह हमने आपको दिखाई है वो फिंगर 4 और फिंगर 5 के बीच है, जहां पर चीन ने अपना नक्शा बना दिया है। चीन में बना सामान कितना मजबूत होगा इसकी तो कोई गारंटी नहीं, लेकिन चीन अपने ही लोगों के खिलाफ ऐसे मजबूत कानून बनाने के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात है, जो लोगों की आजादी छीनने में सक्षम है। ठीक 23 वर्ष पहले यानी 30 जुलाई 1997 को आधी रात को ब्रिटेन ने हांगकांग को चीन को सौंप दिया था। इसके साथ शर्त यह थी कि चीन एक देश दो सिस्टम के तहत हांगकांग की स्वायत्तता और वहां के नागरिकों के अधिकारों का पूरा ध्यान रखेगा और उनकी आजादी को छीनेगा नहीं। लेकिन चीन का यह वादा उसके सामान की ही तरह टिक नहीं पाया और कल आधी रात को चीन ने हांगकांग में नया सुरक्षा कानून लागू करके वहां के लोगों की आजादी को बहुत हद तक छीन लिया। यानी चीन हांगकांग में लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है। चीन द्वारा यह कदम उठाते ही हांगकांग में एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं और हांगकांग की पुलिस ने नए कानून के तहत 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। सबसे पहले गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का दोष सिर्फ इतना था कि उसने हाथ में हांगकांग का झंडा उठा रखा था। लेकिन नए सुरक्षा कानून के तहत चीन के खिलाफ आवाज उठाने वालों को उम्र कैद तक की सजा मिल सकती है। अब अगर हांगकांग में कोई व्यक्ति चीन के अत्याचारों का विरोध करेगा, सार्वजनिक संपत्ति या पुलिस के वाहन को नुकसान पहुंचाएगा, चीन से आजादी की मांग करेगा या फिर चीन के विरोध में नारे लगाएगा, तो उसे इस नए कानून के तहत जेल में डाला जा सकता है और अधिकतम उम्र कैद की सजा भी उसे दी जा सकती है। हांगकांग में लोकतंत्र की मांग करने वाले लोगों का कहना है कि चीन उनकी आवाज दबाना चाहता है और ये कानून चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध करने वालों को जेल में डालने के लिए लाया गया है। इस कानून का विरोध सिर्फ हांगकांग में नहीं हो रहा, बल्कि अब जो खास बात जिसके लिए आज हमने आपको ये खबर दिखाई है वो ये है कि इस कानून के विरोध में दुनिया के 27 देशों ने संयुक्त राष्ट्र से इस मामले में दखल देने की मांग की है। इन 27 देशों ने एक संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा है कि चीन ने यह कानून लागू करके एक देश दो सिस्टम के सिद्धांत को नजरअंदाज किया है और चीन को हांगकांग के लोगों की आवाज सुननी चाहिए। इन देशों ने संयुक्त राष्ट्र की मानव अधिकार परिषद में चीन के खिलाफ एक अपील दायर की है और मांग की है कि चीन संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों को हांगकांग और शिनजियांग प्रांत में जाने दें ताकि ये लोग देख सकें कि इन प्रांतों में रहने वाले लोगों के साथ चीन क्या कर रहा है। हांगकांग की ही तरह चीन शिनजियांग प्रांत में रहने वाले उइगर मुसलमानों पर भी अत्याचार कर रहा है और मुस्लिम महिलाओं की जबरदस्ती वहां पर नसबंदी कराई जा रही है ताकि इनकी जनसंख्या को रोका जा सके। जिन 27 देशों ने चीन के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में आवाज उठाई है, उनमें प्रमुख देशों के नाम भी आप देख लीजिए कौन कौन से देश हैं। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और कनाडा जैसे देश इसमें शामिल हैं। यानी चीन के खिलाफ पूरी दुनिया में एक नया मोर्चा तैयार हो रहा है। हमने कल ही आपको बताया था उन देशों के बारे में जो अलग अलग वजहों से चीन के खिलाफ हैं। आज ये 27 देश भी उनमें शामिल हो गए हैं और अब समय आ गया है कि ये सभी देश मिलकर भारत के नेतृत्व में चीन के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाएं ताकि दुनिया को चीन की दमनकारी नीतियों से बचाया जा सके। कुल मिलाकर भारत को अब ये देखिए कि भारत को क्या करना चाहिए। भारत के पास एक बहुत बड़ा मौका है। भारत अपने देश में अलग अलग कदम उठाकर चीन के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है, चीन को कड़ा संदेश दे रहा है, लेकिन अब भारत को अपनी सीमा से बाहर निकलना होगा। और हांगकांग में जो कुछ हुआ है और जिस तरह 27 देशों ने चीन का विरोध किया है, यह भारत के लिए एक बहुत अच्छा मौका है, बड़ा मौका है
भारत को अब खुलकर हांगकांग का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि हांगकांग के लोग लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं और भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और इस लिहाज से भारत को हर कीमत पर हांगकांग का समर्थन करना चाहिए। अगर भारत ऐसा करेगा तो चीन पर दबाव कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा और चीन के लिए स्थितियां और मुश्किल हो जाएंगी और यही भारत की जीत होगी। अभी तक हांगकांग के मामले में भारत शांत रहा है, भारत चुप रहा है। भारत ने हांगकांग के मामले पर कभी भी चीन को घेरने की कोशिश नहीं की है। लेकिन आपने देखा होगा भारत ने हमेशा संयम बरता है, लेकिन चीन जो है वो कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ता जहां वो भारत को घेरने के एक भी मौके को कभी छोड़े। आप यूनाइटेड नेशंस देख लीजिए, वहां भी चीन पाकिस्तान का खुलकर साथ देता है। कश्मीर में भी चीन पाकिस्तान का साथ देता है। हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन ने भारत का विरोध किया है, भारत का साथ कभी नहीं दिया है। इसलिए अब बारी भारत की है और भारत को यह शुरुआत करनी चाहिए हांगकांग से, उसके बाद ताइवान से, उसके बाद साउथ चाइना सी से, और फिर देखिए कि चीन दुनिया भर में चारों तरफ से कैसे घिरता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.